क्या आपका दूध प्योर है? ये क्वेश्चन मैंने अपने पास के किराने के स्टोर में जाके पूछा और मुझे समझ नहीं आया उन लोगों ने मुझे गाली देके क्यों भगा दिया। खैर मुझे वहां तो आंसर नहीं मिला, लेकिन क्लास 9th की साइंस चैप्टर नंबर 2 में इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। इस लेक्चर में यही मैं आपको समझाने वाला हूँ डिटेल में, कम से कम समय में। तो वीडियो को पूरा देख लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। देखो, रोजमर्रा की जिंदगी में शुद्ध का मतलब सिंपल सा होता है, प्योर का मतलब होता है कि किसी भी चीज का अडल्ट्रेशन ना हो, मिलावट ना हो। मिलावट होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? अशुद्ध बोलेंगे। क्या साइंस के हिसाब से ये बात सही है? तो देखो, साइंस के हिसाब से ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए साइंस में इस चैप्टर में प्योर का मतलब कुछ अलग ही है। क्या मतलब है? एक ही प्रकार के कणों से कोई चीज मिलकर बनी हो उसे हम बोलेंगे शुद्ध, और अगर ऐसा नहीं है तो उसे हम अशुद्ध बोलेंगे या फिर मिश्रण बोलेंगे। जैसे ये सोने की जो ईंट है, ये क्या है? शुद्ध है, सिर्फ सोने के कणों से ही मिलकर बनी हुई है। जबकि दूध जो है वह अशुद्ध है। क्यों है दूध अशुद्ध? भाई मिल्क इम्प्योर क्यों है? क्योंकि यह जल, वसा, प्रोटीन, वाटर, फैट एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ये तो आपको पता है ना, दूध के अंदर प्रोटीन होता है। कंट्री डिलाइट की ऐड आती होगी आपके यूट्यूब में भी, जब भी आप देखते होंगे। तो इतना तो आपको पता चल गया कि भाई कोई भी चीज प्योर कब होती है और इम्प्योर कब होती है। इसी के साथ हम देख लेते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन, पदार्थ का वर्गीकरण। दो हिस्सों में हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर बोलते हैं। सबसे पहले अशुद्ध पदार्थ की बात करते हैं। ये दो हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, समांगी और विषमांगी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वहीं अगर मैं प्योर सब्सटेंस और शुद्ध पदार्थ की बात करूं तो इनको तत्व, यौगिक या फिर एलिमेंट और कंपाउंड में हम डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है, अगर वो शुद्ध है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कोई पदार्थ शुद्ध है? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि आपको एक रूल फॉलो कर लेना है, सीआईडी रूल। आपके लिए बनाया हुआ है ये। सीआईडी रूल में क्या बता रखा है? सी का मतलब होता है कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी। कोई भी जो पदार्थ होता है उसकी प्रॉपर्टी जो होती है, उनके उसके जो गुण होते हैं एक समान होते हैं। कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी प्योर मैटर में। जैसे कि उसका गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, वो सेम रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा। आई का मतलब इनसेपरेबल होते हैं। आप इनको भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अलग नहीं कर सकते। फिजिकल प्रोसेसेस की मदद से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। इसके अलावा इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है डेफिनेट होती है। एक प्रकार की ही बनावट होती है। बनावट इनकी क्या होती है? निश्चित होती है। ये रूल लगाओ और आपको पता चल जाएगा कि कोई भी पदार्थ शुद्ध है या नहीं है। बेसिकली प्योर सब्सटेंस को पता करने का तरीका हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट की, और शुद्ध पदार्थ में हम किसकी बात कर रहे हैं? तत्वों की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आयरन, गोल्ड, ऑक्सीजन, लोहा, सोना और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिखा रखा है। ये सब के सब एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो। इसकी परिभाषा क्या है एलिमेंट की और तत्व की? पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा और सरल नहीं किया जा सकता। ये बेसिकली एक वो स्टेट है जिसमें हम मैटर को किसी भी केमिकल प्रोसेस की मदद से भी और सेपरेट नहीं कर सकते। इससे ज्यादा तुम अलग कर ही नहीं सकते हो। इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे और तत्व बोलेंगे। इसकी विशेषता क्या है, खास बात क्या है? तो ये एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। क्या होते हैं एटम? इनके बारे में हम थर्ड चैप्टर में बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए लोहा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोना हो गया। चाहे लोहे को कितना भी तोड़ लो, रहेगा तो लोहा ही। तो यही बताने की कोशिश की गई है। इसके बाद अगर हम बात करें एलिमेंट्स के टाइप की, तत्वों के प्रकार की, तो तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के एलिमेंट होते हैं। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। धातु, अधातु और उपधातु। धातु जो होती हैं वो चमकीले, बिजली के सुचालक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। मेटल जो होते हैं शाइनिंग होते हैं, लस्ट्रस होते हैं ये, और ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। जबकि नॉन मेटल नहीं होते, ना ही लस्ट्रस होता है। देखो एक्सेप्शन हर जगह है, आपको क्लास 10th में पढ़ना है इसके बारे में, तो यहाँ मैं एक्सेप्शन का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। बेसिक चीज बता रहा हूँ कि जो भी नॉन मेटल होता है वो कुचालक होते हैं और चमक रहित होते हैं, इनमें कोई शाइनिंग नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन, कार्बन हो गया। और जो मेटलॉइड होता है, उपधातु होता है, वो दोनों के ही गुण दिखाता है, दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करता है मेटलॉइड। एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन एंड बोरोन। तो एग्जाम्पल याद कर लेना आप। इसमें भी अगला रूल, अगली तरीके से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज मेटल है या नहीं है, धातु है या नहीं है? अगर तुम उसको बजाओगे
तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। और टिपिकल साउंड होता है लोहे की चीज़ों का या धातु वाली चीज़ों का, जो साउंड होता है वो थोड़ा अलग होता है अधातुओं से। तो ये होते हैं सोनोरस होते हैं। इनसे हम तार बना सकते हैं, ये डक्टाइल होते हैं। तन्यता या डक्टाइल का मतलब क्या, आप तार बना सकते हो, लंबी तार। सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, गोल्ड। सोना जो है सबसे ज्यादा तन्यता वाला धातु है, इससे आप बहुत बड़ी वायर बना सकते हो। फिर एम की बात करें, मालेबल होता है, आघात वर्धिता, यानी कि आप इसको पीट पीट कर पतली सी शीट बना सकते हो, जैसे फॉइल देख रहे हो आप, वैसे ही पतली सी चादर बना सकते हो। सबसे ज्यादा जिसको पीट पीट कर हम पतली सी फॉइल बना सकते हैं उसका उदाहरण बताओ, तो उसका उदाहरण भी क्या है, गोल्ड है, याद रखना। गोल्ड के बाद सिल्वर आ जाता है। काजू कतली तो खाई होगी सबने, मुझे भी खिला देना। अगली बात हम करते हैं कंपाउंड की, यौगिक की। तो यहाँ पे खास बात क्या होती है यौगिकों में, कंपाउंड में, कि ये जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो जब यौगिक में बदल जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी से अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन जो है ऐसी गैस है जो जल जाती है बहुत जल्दी, ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो जलाने के लिए जरूरी होती है। लेकिन जब इन दोनों से मिलाकर हम एक तत्व बनाते, एक कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो उसका काम क्या होता है, पानी को बुझाने का। बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। तो ये एक प्रॉपर्टी है, रासायनिक समीकरण रासायनिक तरीके से ही ये हो पाता है, फिजिकल तरीके से नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन की मदद से ही ये पॉसिबल है, दूसरे तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। तो इसकी परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक तत्व जो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े हुए हों, टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइंड थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन की मदद से दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो है कंबाइन हो गए हों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। याद रखना है आपको। यह यौगिक बनने पर तत्वों के पुराने गुण खत्म हो जाते हैं। अब जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है ना वो डिसअपियर हो जाती है, नई प्रॉपर्टीज आ जाती है। जैसे कि आपने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके हमें क्या दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, जिसका काम क्या होता है, पानी का काम क्या होता है, प्यास बुझाने का। प्यास तो खैर दूर की बात है, हम अभी बात कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो आग बुझाने का काम होता है पानी का, यही यहाँ पे बता रखा है। अगला हम देखते हैं मिश्रण क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इस चैप्टर के लिए खासकर। मिश्रण क्या है, जब दो या अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में भौतिक रूप से मिले हो, फिजिकल प्रोसेस की मदद से दो या दो से ज्यादा मैटर मिक्स हो गए हो, सिर्फ मिक्स हो गए हो, वो अपनी दोनों प्रॉपर्टी शो करेंगे और इनको आप सेपरेट भी कर सकते हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। इनकी विशेषता क्या है, इनमें कोई रासायनिक बदलाव नहीं होता, केमिकल चेंज नहीं होता कोई, और ये जो घटक होते हैं अपने गुण बनाए रखते हैं। बेसिकली जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हवा, मिट्टी, पानी में चीनी, नींबू पानी आपने पिया होगा। इसे भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। हम मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेस की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। हमारे पास फिल्ट्रेशन टेक्निक्स होती है, उनकी मदद से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। अंतर देख लेते हैं कंपाउंड एंड मिक्सचर में, यौगिक और मिश्रण में अंतर देख लेते हैं। जो कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, वहां पे जो रेशो होता है, अनुपात फिक्स होता है। मिश्रण में अनुपात फिक्स नहीं होता। यहाँ पे नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं, वहां पे ऐसा नहीं होता, पुराने गुण ही रहते हैं। और अलग करने के लिए रासायनिक विधि चाहिए, यहाँ पे हमें सेपरेट करने के लिए केमिकल रिएक्शन चाहिए, केमिकल प्रोसेसेस चाहिए। जबकि मिश्रण को, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम सीधा फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, भौतिक विधि की मदद से इन्हें अलग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल याद रखना। मिश्रण के प्रकार देख लेते हैं, दो प्रकार के होते हैं मिश्रण, जो मिक्सचर होते हैं दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, होमोजीनियस में क्या अंतर है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि जो होमोजेनस और समांगी मिश्रण है, यहाँ पे आपको अंतर पता नहीं चल रहा कंपोनेंट्स के बीच में। जो एक समान होता है उसको हम बोलते हैं समांगी, जो अलग अलग आपको पता लग जाए उसको हम बोलेंगे विषमांगी। असमान संरचना होती है, अलग अलग कण दिखाई देते हैं, उदाहरण के लिए रेत और पानी, या पानी में तेल मिला दिया आपने, तो ये हो जाता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का एग्जाम्पल एक और, कि इसमें जैसे आप चीनी को पानी में मिक्स कर दो और नींबू को पानी में मिक्स कर दो, तो क्या मिल जाएगा, नींबू पानी। गर्मी आ रही है, पीने में मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे काम की बात क्या है, जो ये मिक्सचर बनता है इन सभी के कॉम्बिनेशन से, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन और विलयन बोलते हैं। वहीं जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम विलायक बोलते हैं या सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम क्वांटिटी में होता है मिक्सचर का पार्ट उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो एक बार रिपीट करो, सॉल्यूट क्या होते हैं, विलय क्या होते हैं, जिनकी क्वांटिटी कम होती है, विलायक क्या होता है, जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, सॉल्वेंट जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है,
और इन सभी के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, विलयन या फिर सॉल्यूशन मिलता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलय और विलायक के बारे में मैंने आपको बता दिया, नींबू पानी इसका एक एग्जाम्पल है, सोडा पानी इसका एक एग्जाम्पल है। इसके गुण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो कणों का आकार बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। यहाँ के पार्टिकल का जो साइज होता है बहुत कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते, आप नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हो। यह प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते। अगर यहाँ से लाइट पास की जाए इनके थ्रू तो वो स्कैटर नहीं करते उनको, आपको पता ही नहीं लगेगा ऐसा कुछ। और ये स्टेबल होते हैं, आप इनको बना के छोड़ दो तो हमेशा उसी कंडीशन में रहेंगे, ये नीचे बैठ नहीं जाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। और इनको आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देखते हैं, पानी में आप क्या करो, चीनी घोल दो या नमक घोल दो, और जो छन्नी होती है फिल्ट्रेशन करके देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। करके देख लो, यकीन नहीं हो रहा है तो। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कितने स्ट्रांग होता है, कोई भी सॉल्यूशन कितना स्ट्रांग होगा, विलयन की सांद्रता की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी विलयन जो है कितना सांद्र हो सकता है। देखो, अगर पानी ज्यादा है यानी कि विलायक ज्यादा है और विलय कम है, विलायक ज्यादा है और विलय कम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तनु बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे। और अगर केस उल्टा है, अगर केस उल्टा है, यहां पर क्या है, विलायक जो है वो कम है और विलय ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सांद्र बोलेंगे। सिंपल सा एग्जांपल है। सांद्रता का मतलब क्या है, विलायक में मौजूद विलय की मात्रा। संतृप्त, संतृप्त का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब क्या है, आप एक काम करो, एक गिलास पानी लो, उसमें चीनी घोलते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी घुलेगी ही नहीं, क्योंकि वो पूरी तरीके से जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो पानी में बैठ गए। ये तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है ना, अगर नहीं पढ़ा है तो जाके चैप्टर 1 का लेक्चर देख लो, कम टाइम में मैंने समझाया, आधे घंटे के अंदर देख लो, अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो सैचुरेटेड और संतृप्त का मतलब क्या है कि जब दिए गए तापमान पर और अधिक विलय को ना घोला जा सके, गिवन टेम्परेचर पर आप और ज्यादा सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं कर सकते हो, तो आप उसे क्या बोलोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलोगे। और अगर ऐसा हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ये फॉर्मूला याद रख लेना, विलयन की सांद्रता को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, परिकलन करने का फॉर्मूला होता है, मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लेना, मास ऑफ सॉल्यूट जो हमारे पास विलय उसका द्रव्यमान, और जो विलयन है उसका द्रव्यमान, गुणा में 100 कर दो। यहाँ पे विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन हो गया, वो लिख दो और 100 से गुणा कर दो। तो ये फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सीधा याद रखना एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करना। हाँ, बाय द वे, अगर आपको अलग सेपरेट वीडियो चाहिए हो जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, कुछ जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अगर क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में बता देना मुझे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सस्पेंशन की, निलंबन की। देखो, सस्पेंशन जो होता है ये हेटेरो होता है। हेटेरो का मतलब क्या होता है, अलग अलग। आप यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स बता सकते हो इसके, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। विषमांगी मिश्रण होता है, इसके गुण क्या होते हैं, कण बड़े होते हैं, आंखों से दिखाई दे जा सकते हैं, और ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे पानी के अंदर आपने मिट्टी घोल दी और कुछ देर बाद छोड़ दिया, तो कुछ देर बाद आप देखोगे मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अनस्टेबल है, क्योंकि अनस्टेबल में अलग अलग हो गया ये। यह प्रकाश की किरण को फैला देता है, अगर आप इसमें से लाइट को पास करोगे तो उसको स्कैटर कर देगा। जैसे पानी में चौक का पाउडर या गंदा पानी हो गया, इसका एग्जाम्पल है। फिर आ जाता है कोलोइड। कोलोइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण ही है, लेकिन हमें लगता है ये समांगी मिश्रण, देखने में लगता है ये ना डिसेप्टिव मिक्सचर होता है। कहने का मतलब क्या है, देखने में तो आपको क्या लगेगा, ये सॉल्यूशन की तरह लगेगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये सस्पेंशन होता है। ये समांगी दिखता है लेकिन वास्तव में विषमांगी होता है। कणों का आकार विलयन से बड़ा लेकिन निलंबन से छोटा होता है। यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज होता है वो सॉल्यूशन से तो ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन जो सस्पेंशन होता है उससे छोटा होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इनको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। उदाहरण के लिए दूध हो गया, कोरा हो गया, फॉग, या फिर ब्लड हो गया। अब दूध का क्या होता है, आप दूध को जो दूध है आप उसको छानो तो दूध नॉर्मली पास हो जाएगा फिल्ट्रेशन यूनिट से, छन्नी से दूर हो जाएगा, छन जाएगा। लेकिन जब दूध फट जाता है तब क्या होगा, पानी अलग हो जाएगा और जो उसका मटेरियल होता है अंदर वो अलग हो जाएगा। तो दूध क्या है, एक प्रकार का
कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इस चीज का याद रख लेना। प्रॉपर्टीज की बात की जाए, एक इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब प्रकाश की किरण कोलॉइडल कणों से टकराती है तो वह फैल जाती है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। बेसिकली टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब कोलॉइडल के अंदर आप लाइट जो है पास कर दो और उसमें क्या होगा, उसके पार्टिकल से जब लाइट टकराएगी तो उसका जो पाथ है वो हमें शो होने लग जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे लाइट हम देख पा रहे हैं किस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन लिखिए, याद कर लेना। इस प्रभाव के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। बात कर लेते हैं हम एक मिक्सचर की, एलॉय की। एलॉय क्या होता है, मिश्र धातु क्या होते हैं, ये एक टाइप का मिक्सचर होता है। यहाँ पे इसके तीन टाइप होते हैं, एक होता है सॉलिड ठोस, दूसरा होता है लिक्विड द्रव्य, और तीसरा होता है गैसियस एलॉय। एग्जाम्पल देखते हैं, गैस का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे नॉर्मल एयर हवा। पानी का एग्जाम्पल, लिक्विड का एग्जाम्पल आप देख लो, पानी के अंदर सोडा मिक्स कर दिया तो आपको अंतर तो नहीं पता चलेगा, लेकिन वो भी एक टाइप का क्या एलॉय कह सकते हो। बाकी मेन हमारा एलॉय में क्या हम बात करते हैं, सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड का एग्जाम्पल क्या बता रखा है, ठोस धातु का एग्जाम्पल क्या बता रखा है, जिंक एंड कॉपर का कॉम्बिनेशन। ये एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसको बोलते हैं पीतल या फिर ब्रास। और यहाँ पे क्या है, ये एक यौगिक नहीं है, ध्यान रखना, ये कंपाउंड नहीं है, सिंपल मिक्सचर है ये। और जिस हिसाब से इनका रेशो सेट करोगे आपको उस हिसाब से इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, इस चीज का याद रखना। यह अपने घटक धातुओं के गुण दिखाते हैं, मतलब अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इनकी संरचना बदल सकते हैं, इनकी कॉम्पोजिशन आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये तो आप खुद से कर रहे हो तो ये आप कर पाओगे। तो एलॉय का कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं परिवर्तन की। दो टाइप के चेंजेस होते हैं, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। देखो भौतिक परिवर्तन आपस में बदल सकते हैं, जैसे पानी है, पानी को अगर आप फ्रीजर में रख दोगे तो जम जाएगा, बाहर निकालोगे कुछ देर बाद पिघलने लग जाएगा, और गैस पे चढ़ा दोगे, उष्मा दोगे तो भाप में बदलने लग जाएगा, लेकिन रहेगा तो पानी ही ना। लेकिन केमिकल में ऐसा नहीं होता। आप एक लकड़ी के टुकड़े को अगर जला दोगे तो जो राख है, आप राख से दोबारा से उसे लकड़ी में नहीं बदल सकते, तो ये केमिकल चेंज होता है। यहाँ पे जैसे फिजिकल चेंज में क्या बता रखा है, भौतिक परिवर्तन में यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, जबकि केमिकल चेंज में हमें नया पदार्थ देखने को मिल जाता है। केमिकल चेंज में हमें न्यू सब्सटेंस देखने को मिल जाता है, पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। यहाँ पे इसको हम चेंज नहीं कर सकते, नॉन रिवर्सिबल होता है, जैसे लकड़ी का जलना और बर्फ का पिघलना। मुझे इसी बात पे बताना कि मोमबत्ती का पिघलना किस टाइप का चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा या केमिकल। तो देखो जो मोम है, वैक्स है, उसका पिघलना तो फिजिकल होगा, लेकिन जो उसकी बत्ती जल रही है, बाती जो जल रही है, वो जो चेंज होगा वो है केमिकल चेंज। इस चीज का ध्यान रखना, तो वो दोनों चेंज एक साथ दिखाते हैं। तो भाई देखो कंक्लूजन क्या निकलता है कि चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कोई भी अगर आपको चीज ना समझ आई हो, एक बार पहले उसको दोबारा से देख लेना, एक दो बार रिपीट करके देख लेना। 1.5x पे करके देखोगे तो और ज्यादा टाइम कम हो जाएगा आपका देखने का, मतलब 15 मिनट से कम के अंदर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको देख लेना, कोई फिर भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर कर दो थोड़ा सा।